क्या आपको भी कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट का डिफरेंस बताता है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सपेंडिचर और लॉस के डिफरेंस में, और इन्हीं के बीच में एक और अकाउंटिंग टर्म आ जाती है गेन। सो डोंट वरी, हियर at the Learners Academy we will find the solution of each and every basic accounting terms of 11th class accountancy. Not only understand it, we will master this concept very easily. A very warm welcome to you all in your own channel Classy Commerce by Rajni ma'am. So without any further delay, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग टर्म्स को। फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल रिसिप्ट। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट सबसे पहले ये जान लेते हैं कहां पर शो की जाती है। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटल रिसिप्ट को हम या तो अपनी एसेट को डिक्रीज करके दिखाते हैं या फिर हमारी लायबिलिटी को ये इंक्रीज कर दिया है। साउंड कंफ्यूजिंग? डोंट वरी, देखिए इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई अपनी फिक्स एसेट लाइक मशीनरी सेल की, उसको सेल करने से आपको जो अमाउंट मिला वो आपकी एसेट को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ना। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट्स के बैलेंस को कम कर देंगे, और या फिर आपकी लायबिलिटी इनसे इंक्रीज होगी। कैसे? चलिए जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ओनर है बिजनेस का, वो यदि कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, लाइक अगर मान लो ओनर ने करंट ईयर में कैपिटल में 1 लाख का इंक्रीमेंट किया है, तो वो 1 लाख का इंक्रीमेंट आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, बिकॉज बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट एंटिटी एंड कैपिटल इज कंसीडर्ड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी को इंक्रीज करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर डिवेंचर। शेयर क्या होती है? एक तरीके की कैपिटल ही होती है जो कि हम नंबर ऑफ पीपल्स के थ्रू गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, पब्लिक से कलेक्ट करते हैं। यानी कि जो कॉमन पीपल है हमारी कंपनी के कैपिटल का कुछ शेयर खरीद लेता है, हिस्सा खरीद लेता है, उससे भी हमें रिसिप्ट होगी और वो भी हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। और अगर कैपिटल को इंक्रीज करेगा तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को इंक्रीज कर देंगे। और या फिर आपने कोई लोन लिया है, लोन टेकन, तो वो भी आपकी लायबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, मींस सेल परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड नहीं होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट से डेली आपको कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है, रिवेन्यू अर्न हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उससे भी रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? या तो आप अपनी कोई एसेट को बेच रहे हो, उससे आपको रिसिप्ट हुई है, यानी कि आपकी एसेट डिक्रीज होकर मिलती है, या फिर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है ओनर के थ्रू, और या फिर आपने कोई लोन लिया है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सेकंड इज रिवेन्यू रिसिप्ट। अब ये उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ये रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट है। रिकरिंग कैसे? आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड, और या फिर आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये मिलती ही रहती है। ये रिसिप्ट आपको रिसीव होती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और इसको शो कहां किया जाता है? वही जैसे इसको लायबिलिटी, जैसे इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन रिसिप्ट को हम शो करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कैसे? इसको क्रेडिट साइड से आउट किया जाता है। इसको कहां शो किया जाता है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपको पता है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें क्रेडिट साइड में सभी गेन्स और आपकी रिसिप्ट को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रिसिप्ट है, ये भी आपकी अर्निंग है, तो आप इसको कहां शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में? इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज सेल ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप बुक सेलिंग के बिजनेस में है, तो आपने जो बुक सेल करने से आपको जो रिसीव हुई है, रिसिप्ट मिली है, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है, आपके मेन बिजनेस से रिलेटेड रिसिप्ट है। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होना, सपोज करो आपने अपने बिजनेस के प्रॉफिट से कुछ हिस्सा बाहर इन्वेस्ट कर दिया और आपको वो रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आपको डिविडेंड मिल रहा है कहीं से, या फिर आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। तो ये सारे रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या कहलाती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे, दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट। सिंपल है कि कोई भी ऐसी पेमेंट जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो कहलाती है एक्सपेंडिचर। पर ये इतना आसान नहीं है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहीं पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं विच आर इनकर्ड इन एक्वायरिंग द एसेट्स और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि ऐसे खर्चे जो कि आपकी एसेट्स को परचेज करने के लिए किए गए हैं और या फिर उनकी वैल्यू में एक हाई अपग्रेडेशन या फिर हाई इंक्रीमेंट करने के लिए किए गए हैं।
जैसे कि आपने कोई मशीनरी परचेस कर ली, आपने कोई बिल्डिंग परचेस कर ली, या फिर आपने उसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी एड ऑन कर ली। जैसे कि आपके पास मैकेनिकल मशीन थी, अब ऑटोमेटेड मशीन आपने परचेस कर ली, या फिर उसमें कुछ अपडेशन ऐसा करा लिया जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रिसीव होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो खर्चे हैं वो क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं। क्योंकि अगर आप एक एसेट परचेस कर रहे हो या उसको अपडेट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको सिर्फ इस साल नहीं मिलेगा जिस साल ये खर्चा हो रहा है, बल्कि आने वाले कई सालों में यील्ड होगा, यानी कि रिसीव होगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे और किस पे किए जाते हैं, एसेट परचेस करने पर या उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने पर। और नेक्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वो एक्सपेंडिचर जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं इन वन अकाउंटिंग ईयर ओनली, यानी कि एक साल के अंदर अंदर आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ऐसे खर्चे। जैसे कि मान लो, और इनको कहां शो किया जाता है, इनको शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। ठीक है, खर्चों को आप क्या करोगे, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड डाल दोगे। क्या है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट का यही रूल है। तो आप कहां शो करेंगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक चीज मिस हो गई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां शो किए जाते हैं, ये शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में। कैसे, एसेट की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको एसेट साइड लिख दो, ठीक है, या फिर उनकी वैल्यू को इंक्रीज करके शो कर दो। ठीक है, और एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ये आपको हेल्प करते हैं एग्जिस्टिंग जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने में। क्या करने में, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे नई मशीनरी लाकर, नई टेक्नोलॉजी लाकर लॉन्ग टर्म में आपको एक लीप फॉरवर्ड देते हैं। बट जो आपकी करंट कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो आप खर्चे करते हो वो कौन से होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज की, रेंट दे रहे हो आपकी बिल्डिंग का, और या फिर कोई बिल पेमेंट कर रहे हो। देखो अगर आप सैलरी नहीं दोगे एम्प्लॉइज की तो या आपको वो करंट टाइम में काम करेंगे क्या, वो आपके लिए काम करेंगे नहीं ना, तो आपका काम रुक जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग आपका लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डू द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये समझ में आया है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है डिले, आगे शिफ्ट कर देना। ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए इनका बेसिक नेचर तो है रिवेन्यू इन नेचर, बट ये बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में भी देंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइम में भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। रिवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट डिराइव इन अ नंबर ऑफ ईयर लाइक 3 to 4 years। एक कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपका रिवेन्यू नेचर का है बट आपको बेनिफिट लंबे समय तक देगा, लाइक 3 to 4 years। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो आपने एडवर्टीजमेंट की, आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को देखा होगा ऐड करते वक्त। सपोज करो आपकी एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है और आपने शाहरुख खान को हायर किया है एडवर्टीजमेंट के लिए अपना सेलिब्रिटी आइकॉन के तौर पर। तो उसने जो फीस ली है, जो एक्सपेंडिचर हुआ है, लाइक 3 लाख उसने फीस ली है, तो वो जो फीस है आप क्या करोगे, जितना आप नंबर ऑफ ईयर उस एडवर्टीजमेंट से बेनिफिट लोगे ना उसमें डिवाइड कर दोगे, और हर साल सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड ही अमाउंट जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे। जैसे 3 लाख उसने फीस ली और बेनिफिट आपको मिलेगा 3 साल के लिए, तो डिवाइड कर दो 3 लाख डिवाइड बाय 3। तो पर ईयर आप प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखाओगे, सिर्फ 1 लाख दिखाओगे, और जो बैलेंस आपका 2 लाख बचता है उसको आप शो करोगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, आप कहां शो करोगे इस बचे हुए एक्सपेंडिचर को, और हर साल वो जो बचा हुआ एक्सपेंडिचर है नेक्स्ट ईयर फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख लिख दोगे, फिर बच जाएगा 1 लाख बच जाएगा, उसको बैलेंस शीट में दिखा दोगे, और थर्ड ईयर आप उसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दोगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है, तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कहां शो करते हैं, बेसिकली आप एक जगह तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाते हैं और बचा हुआ अमाउंट आप कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड। आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गई होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म एक्सपेंस पे। इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी कॉस्ट जो कि आपको गुड्स को प्रोड्यूस करने में या फिर उनको बेचने में, देखिए अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप उस गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लाइक आप क्या करते हो, फर्नीचर बनाते हो, तो जो लकड़ी से आपने फर्नीचर या चेयर टेबल जो भी बनाई, प्रोसेस की, उस पे जितने भी एक्सपेंसेस हुए, जितने भी खर्चे आए, कॉस्ट आई, वो क्या कहलाई, एक्सपेंस। क्या कहलाई, एक्सपेंस। और या फिर सेलिंग, मान लो आप क्या करते हो, बनी बनाई चीजों को रीसेल करते हो। ठीक है, जैसे आप एक रीसेलर हो
और उसको क्या करते हो, होलसेल में प्रोडक्ट को उठाते हो, खरीदते हो और आगे कस्टमर को सेल कर देते हो। लाइक आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से क्लोथ लिया बल्क में और उसको आगे कस्टमर को सेल कर दिया। तो अगर आप सेलिंग पे कोई कॉस्ट कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन पे कोई कॉस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगी, एक्सपेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्सपेंस कहलाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं किस किस चीज की पेमेंट हो सकती है, कैसी कैसी कॉस्ट आ सकती है। जैसे आपने रेंट दिया बिल्डिंग का, आपने किसी को जैसे हायर किया है सेल करने के लिए, लाइक सेल्समैन, तो उसको जो कमीशन आपने दिया है, कोई आपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया है या फिर कोई और अदर एक्सपेंस, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसके अंदर आएगा। और इससे क्या होता है, इसमें एक चीज और आती है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, डेप्रीशिएशन भी इसमें आता है। अब डेप्रीशिएशन आपके लिए एक अलग टर्म हो सकती है। देखो डेप्रीशिएशन क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो एसेट्स को रोज यूज करने से, डे टू डे में यूज करने से जो वियर टियर टूट फूट गिरावट होती है ना एसेट्स में। जैसे मान लो आपने कोई नई एसेट ली थी, मशीन ली थी, वो 10 लाख की थी, लेकिन आपको डे टू डे उसको यूज करने से उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर करवानी पड़ रही है, कुछ टूट फूट हो रही है, तो जितनी उसकी वैल्यू एक सर्टेन आप डिसाइड कर लेते हो कि हर साल कम हो रही है, तो जितनी कम हो रही है उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और वो डेप्रीशिएशन भी क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, इनकम। देखो इनकम क्या है, इनकम आपके टोटल रिवेन्यू में से उसको बनाने के लिए जो भी खर्चा आया है उसको अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी इनकम। ठीक है ना, तो डिफरेंस फ्रॉम रिवेन्यू अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग योर गुड्स, अगर जो आपका मेन बिजनेस है उसके प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने से जो आपको इनकम रिसीव हो रही है, उसमें से अगर आप डिडक्ट करते हो उसको बनाने या बेचने के खर्चों को, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाता है वो कहलाता है आपकी इनकम। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 करोड़ का रिवेन्यू हुआ है आपके प्रोडक्ट को सेल करने में, और उसको बनाने में या फिर बेचने में खर्चा है आपका 7 करोड़, तो 3 करोड़ आपकी क्या कहलाएगी, इनकम। अब एक नेक्स्ट टर्म और है जो इसके ही जैसी बच्चों को नॉर्मली लगती है, बट है नहीं ये। कैसे, नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनकम और प्रॉफिट एक है, बट ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, ये तो था रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, लेकिन प्रॉफिट कब आता है एक्चुअल, वो होता है टोटल रिवेन्यू, जितना भी खर्चा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड नहीं, प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड नहीं, ओवरऑल एक्सपेंसेस, पूरे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस है, चाहे किसी पर्पज से हो रहे हैं, रिवेन्यू नेचर के, लेकिन टोटल आपका जो वैल्यू है, टोटल रिवेन्यू है, चाहे उसमें इसमें आ गई कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड, सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स से जो हमें रिसीव हो रहा है वो नहीं, आपकी कमीशन, आपका इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, तो ये सारे रिवेन्यू नेचर के। तो सारी रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट में से अगर मैं टोटल रिवेन्यू एक्सपेंसेस को किसी भी पर्पज से मैं जो करी, जैसे रेंट हो गया, सैलरी होगी, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट भी जो है जो एक्सपेंसेस, वो भी अगर सारे मैं डिडक्ट कर देती हूँ तो मेरा रियल प्रॉफिट आ जाता है, मेरी रियल इनकम आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, अब आई होप आपको इनकम और प्रॉफिट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं गेन पे। अब देखो इनकम, प्रॉफिट एंड गेन सारी की सारी टर्म आपको सेम लगेगी, पर है नहीं ये। अभी तक तो आपको डिफरेंस पता चला इनकम और प्रॉफिट के बीच में। देखिए इनकम क्या थी, आपकी मेन जो है गुड्स से जो आपको सेल करने से रिसिप्ट हो रही है, उसमें से उसी को बेचने में जो खर्चा आ रहा है वो माइनस करने के बाद आपके पास इनकम आ जाती है। प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड क्या आता है, टोटल रिसिप्ट में से टोटल रिवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंसेस है उनको डिडक्ट कर दो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। अब गेन क्या है भाई, तो देखिए क्या है गेन, गेन एक मॉनेटरी बेनिफिट है। क्या है, ऐसा बेनिफिट जो कि मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट है फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही मेन बात है इसमें, कहां से, ऐसा बेनिफिट, ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट जो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है, नॉन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज से जो आपको रिसीव हो रहा है, यानी कि आपके कोर बिजनेस से जो रिसीव्ड हो रही है आपको, लाइक सेलिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग किसी भी अदर रीजन से आपको कोई रिसिप्ट हो रही है, उसको इसमें क्या करेंगे, गेन में इंक्लूड करेंगे। अचानक से कोई लाभ हो गया, जैसे कि मान लो आपने कोई फिक्स एसेट सेल कर दी थी, तो उसकी कॉस्ट 8 लाख की, वो बिक गई 10 लाख की। अचानक से जैसे लैंड के एकदम से वैल्यूज इंक्रीज हो जाती है, तो इससे जो आपको प्रॉफिट हुआ उसको गेन बोलेंगे, ना कि प्रॉफिट। इससे जो आपको अर्निंग हुई है ना, उसको आप गेन बोलोगे, ना कि प्रॉफिट, क्योंकि वो आपके कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आपने अपनी एसेट को बेच के वो लिया है। या फिर मान लो आपने कोई कोर्ट केस जीत लिया, वो सर्टेन तो नहीं था, अनसर्टन कोई भी आपको रिसिप्ट हो रही है जिसका आपको पता नहीं है कि ये 100% होगी ही, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है गेन। अब नेक्स्ट टर्म है लॉस। देखिए लॉस क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अगेंस्ट आपको कोई बेनिफिट रिसीव ही नहीं होता। एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट आपको कोई भी इनकम या बेनिफिट रिसीव नहीं होता। जैसे कि मान लो आपका स्टॉक आपके गोडाउन में पड़ा है और वो जल जाता है, तो क्या उससे कोई बेनिफिट हुआ, बल्कि आपको क्या और अपने पास से पेमेंट करनी पड़ गई, जो नुकसान हुआ उसको रिकवर करने में।
तो ठीक है, वो लॉस कहलाया। तो लॉस का मतलब आपको समझ में आया, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको कोई बेनिफिट रिसीव नहीं हो रहा, ठीक है, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझना जरूरी है बिटवीन एक्सपेंस एंड लॉस। आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो क्या है भाई डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंस? देखिए, जो एक्सपेंस है वो इसीलिए किया जाता है कि आपको वो कोई बेनिफिट यील्ड करेगा, ठीक है। मान लो आपने कोई स्टॉक खरीदा है, उसको आप फर्दर मॉडिफिकेशन करोगे और मॉडिफिकेशन करने के बाद आपको उसको सेल कर दोगे। लाइक क्या करोगे, आप लकड़ी से चेयर बनाओगे, टेबल बनाओगे, या फिर पेजेस आपने खरीदे उसको प्रिंट करोगे, बेच दोगे, ठीक है। या फिर क्या लगा लो, प्लास्टिक से तुमने क्या बनाया, यूटेंसिल्स बना दिए। तो आप क्या करोगे, आप जो खर्चे कर रहे हो वो आपको बाद में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे ना। तो इसीलिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लॉस से। लॉस से तो आपको कोई फर्दर बेनिफिट रिसीव ही नहीं हो रहा, तो वो क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम द एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है परचेस। देखो, कोई भी अमाउंट जो कि आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स को परचेस करने में, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो उसके लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो वो परचेस कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपने प्लास्टिक खरीदा यूटेंसिल बनाने के लिए, आपने रिफिल खरीदा पेन बनाने के लिए, वो जो आपका कोर बिजनेस से रिलेटेड, कोर प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कोई परचेस कर रहे हो, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, रीसेलिंग के पर्पज से कोई आइटम खरीद दिया, तो वो कहलाती है परचेस। और उसी चीज को कुछ कमी आने से या फिर एक्स्ट्रा खरीद लिया हमने, उसको एक्स्ट्रा को वापस दे देते हो किसी कमी के कारण या किसी अदर रीजन के कारण, तो वो हो जाती है परचेस रिटर्न। और इसका दूसरा एक नाम है परचेस आउटवर्ड। जो परचेस करी थी वो बाहर वापस भेज दी, परचेस आउटवर्ड। थोड़ा निमोनिक्स बना लो, इसका हेल्पफुल रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट टर्म इज सेल। सेल क्या होती है बेसिकली, अगर आप जो ओनर, देखो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी ओनरशिप आपके पास है अभी, और आप कस्टमर को मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, पैसों के लिए, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, आप उसका जो ओनरशिप है ट्रांसफर कर देते हो खुद से अपने कस्टमर को, तो वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर प्राइस। एक सर्टेन प्राइस आप उस प्रोडक्ट का फिक्स कर देते हो और उसकी ओनरशिप को क्या कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो कस्टमर को, खुद से कस्टमर को, फॉर अर्निंग द प्राइस। और सेल रिटर्न क्या है, अगर मान लो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को किसी भी XYZ रीजन से वापस कर देता है तो उसको बोलेंगे सेल रिटर्न, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। हमारे पास आया हमारे बिजनेस के अंदर आया तो सेल्स इनवर्ड। नेक्स्ट टर्म है गुड्स। गुड्स क्या होती है, थिंग्स परचेज फॉर रीसेल और प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड। ऐसी चीजें जो आप रीसेल, दोबारा रीसेल करोगे, बल्क में खरीद के आप क्या करोगे, डायरेक्ट कस्टमर को बेचोगे, जैसे मैंने कपड़े का एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और या फिर आपको फर्दर प्रोसेसिंग करोगे उसकी, तो वो सारी जो चीजें आपने खरीदी है वो क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। लाइक आपका रॉ मटेरियल या फिर रीसेलिंग के पर्पज से आपने कोई चीज खरीदी है। तो यही था आज के लेक्चर में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।